गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी ट्रिक्स है, वो सारे रिवाइज करेंगे। तो ये वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस नहीं होंगे, एक या दो क्वेश्चन डिस्कस होंगे अगर कोई ट्रिक एक्सप्लेन करना होगा तो। बट ये वीडियो सिर्फ इसके लिए बना है कि तुम्हारे सारे फॉर्मूला और जो भी छोटे छोटे ट्रिक्स है या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स है जो याद होने चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग याद करेंगे, वो सारे फॉर्मूलाज हम लोग याद करेंगे फॉर द चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर में टोटल 4 पार्ट्स है। वन इज सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड आपका है एन्युटी, फोर्थ आता है परपेचुटी। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है ये एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ कि अगर मैं 1000 रुपीज का प्रिंसिपल कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है, और मान लो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। लेट अस अज्यूम कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, जो भी आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल है 1000 पर 10% कैलकुलेट होगा। तो 1000 का अगर 10% करोगे तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, 100। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। अब जब सेकेंड ईयर में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड ईयर में भी 10% 1000 का ही होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका रेट है वो हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट करना है। तो वापस 1000 का 10%, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा, वापस 100, थर्ड ईयर में भी सेम इंटरेस्ट कितना होगा, 100। तो 100 आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 300, और आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था, 1000। तो फाइनली आफ्टर 3 इयर्स आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 1300। कैसे, 1000 रुपया प्रिंसिपल, 300 रुपया इंटरेस्ट, तो फाइनल अमाउंट कितना मिला, 1300। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का केस, जिसमें हर साल का इंटरेस्ट सेम है, क्योंकि हर साल जो 10% है वो किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, 1000 पे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल आपका प्रिंसिपल चेंज होता है, और हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है इसलिए हर साल इंटरेस्ट भी चेंज होता है। सेम कंसिडर करते हैं, प्रिंसिपल लेट्स से 1000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस मान लो 10% पर एनम है, पर इस बार कंपाउंडिंग। अब 1000 रुपीज का अगर मैं 10% कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट तो सेम आएगा, 100 आएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट हमेशा सेम आता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल प्रिंसिपल 1000 था उसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो 1000 प्लस 100, तो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना होगा, 1100। ओरिजिनल 1000 रुपया और उसमें 100 रुपए का इंटरेस्ट जोड़ दो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 1100 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया। तो 1100 पे 10%, तो अगले साल इंटरेस्ट कितना होगा, 110। वापस सेम प्रोसेस, ये जो 1100 रुपए का प्रिंसिपल था इसमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अगर मैं जोड़ दू 1100 प्लस 110, तो 1210 आएगा। तो थर्ड ईयर में 10% किसका होगा, 1210। तो 1210 का 10% कितना होगा, 121 रुपीज। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में 100 का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में 110 का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में 121 का इंटरेस्ट, तीनों को अगर ऐड करोगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा ₹331। और 1000 रुपए का ओरिजिनल प्रिंसिपल और 331 का टोटल इंटरेस्ट, तो आपको फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा, 1331। तो कंपाउंड सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट आपको फाइनली 1300 मिल रहा था, वही कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिल रहा है, 1331, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, 331, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला था आपको, ओनली 300। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल हमेशा वही रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ता है, और प्रिंसिपल हर साल चेंज होते रहता है, प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है इसलिए इंटरेस्ट भी हर साल चेंज होता है। बट जो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट हमेशा सेम होगा, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 100 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 100 रुपया। फिर अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अगर आप रेट डायरेक्टली परसेंटेज में ले रहे हो तो डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप रेट को परसेंटेज में ले रहे हो, नॉर्मल नंबर की तरह लिख रहे हो, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 हो। तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, PRT/100। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका टाइम पीरियड है वो हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स में होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ मंथ्स में दिया है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका टाइम पीरियड, लेट्स से क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोला है कि टाइम पीरियड इज 8 मंथ्स, अब हमें मंथ्स को अगर ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो जो भी हमारा टाइम पीरियड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 8/12, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ईयर्स, और 8/12 करोगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो हमें टाइम पीरियड कितना लेना पड़ेगा, 2/3 ईयर्स। तो ध्यान देना, टाइम पीरियड हमेशा किस में लेना है, ईयर्स, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट।
और सिंपल इंटरेस्ट में अगर अमाउंट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो जो भी आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट ज्वाइन करो, जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। और यही फॉर्मूला को हम लोग रीडिफाइन करके क्या लिख सकते हैं, पी फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी आपका टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले पॉइंट, इन सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर रिमेन्स सेम। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल सेम होता है क्योंकि प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होगा। दिस लॉजिक हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द प्रिंसिपल इफ वी नो द इंटरेस्ट एंड द फाइनल। अब इसका एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल निकालना कैसे। ये लॉजिक से इंटरेस्ट अगर हर साल सेम है तो उससे हम लोग प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे। तुरंत इसका एक क्वेश्चन करने दे। अब देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट। कितना पैसा इन्वेस्ट किया कुछ पता नहीं, सिर्फ इतना बोला इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम, मतलब प्रिंसिपल इज अननोन। आफ्टर 3 years अमाउंट वाज 12,400। अगर मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाने का ट्राई करूं, आज की डेट में जो भी होता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी, पी मतलब प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर का कुछ नहीं पता है, सेकेंड ईयर का कुछ नहीं पता है, बट थर्ड ईयर में अमाउंट कितना था, 12,400। उसके उसके बाद क्या बोला है, एंड आफ्टर 7 years अमाउंट वाज 16,800। आफ्टर 7 years, तो थर्ड ईयर तक हम लोग पहुंच गए। ये हो गया फोर्थ ईयर, ये हो गया फिफ्थ ईयर, ये हो गया सिक्स्थ ईयर, और लेटर से दिस इज योर सेवेंथ ईयर। सेवेंथ ईयर में अमाउंट कितना है, 16,800। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट पर ईयर, सेकंड वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल, थर्ड वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो तीनों चीजें स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो तीनों में से कोई एक ही पार्ट पूछेगा, बट जब तक आप इंटरेस्ट पर ईयर नहीं निकालोगे तब तक प्रिंसिपल निकालना पॉसिबल, और जब तक ये दोनों कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पर ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां से प्रिंसिपल आएगा, फिर वहां से रेट है। तो क्वेश्चन में उन्होंने 3 साल का अमाउंट दिया है और 7 साल का अमाउंट दिया है। अब 3 साल का जो अमाउंट है और 7 साल का जो अमाउंट है, इसके बीच में अगर देखोगे यहाँ पे, अगर मैं देखो डिफरेंस कितने का, 12,400 और 16,800 में आपका यहाँ पे डिफरेंस है ₹4,400 का, बराबर। मतलब थर्ड ईयर से सेवेंथ ईयर जाते जाते आपका पैसा 4,400 से बढ़ा है। ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि इंटरेस्ट मिला होगा। मतलब 4,400 क्या है, इंटरेस्ट है। बट ये इंटरेस्ट 1 साल का है कि पूरे 4 साल, पूरे 4 साल का है, क्योंकि थर्ड ईयर से सेवेंथ ईयर। तो ये जो इंटरेस्ट है दिस इज फॉर 4 years। तो अगर मुझे इंटरेस्ट पर ईयर कैलकुलेट करना है तो 4,400 जो आपका 4 साल का इंटरेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करो, ताकि पर ईयर मतलब 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। तो दिस विल गिव यू ₹1100। तो 1100 पर ईयर विल बी योर इंटरेस्ट। तो जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया, 1100 पर ईयर। अब देखो ये जो यहाँ पे पॉइंट हमने लिखा था, इन सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर रिमेन्स सेम, दिस लॉजिक विल हेल्प यू टू फाइंड द प्रिंसिपल। देखो यहां से प्रिंसिपल हम लोग कैसे निकालेंगे। हर साल हमको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 1100। ये जो थर्ड ईयर का अमाउंट है ये एक्चुअल में बना कैसे था, प्रिंसिपल में एक बार इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा, 2 बार इंटरेस्ट ऐड करोगे तो सेकेंड ईयर का अमाउंट आएगा, 3 बार इंटरेस्ट ऐड करोगे तब जाके थर्ड ईयर का अमाउंट आएगा। तो इस अमाउंट में से अगर मैं 3 बार इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे प्रिंसिपल मिलेगा, यस। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1100। यहाँ का भी इंटरेस्ट कितना होगा, 1100, और यहाँ का भी इंटरेस्ट कितना होगा, 1100। तो मुझे 12,400 में से 1100 1100 1100 3 बार अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तब जाके मैं ओरिजिनल प्रिंसिपल पे पहुंचूंगा। अगर मुझे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है यहाँ पे, दैट विल बी 12,400 माइनस 3 बार 1100, 3 बार 1100 मतलब 3,300। तो ये हो जाएगा ₹9,100। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 9,100। तो 3 साल के अमाउंट में से 3 बार का इंटरेस्ट अगर माइनस करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक हेल्प करता है कि हर साल अगर इंटरेस्ट सेम है तो मुझे पता है हर साल मुझे 1100 माइनस करना, तब जाके अमाउंट से हम लोग प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं, PRT अपॉन 100, इसमें हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 1,100 रुपए पर ईयर। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे लिखूंगा 1100 इज इक्वल प्रिंसिपल अभी अभी हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया था, 9,100 इनटू रेट हमें नहीं पता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे टाइम कितना लेना चाहिए।
3 इयर्स लेना चाहिए, 7 इयर्स लेना चाहिए, कि क्या लेना चाहिए? अब यहाँ पे टाइम हम लोग लेंगे 1 ईयर। क्यों? क्योंकि ये जो हमने इंटरेस्ट लिखा है 1100 रुपए, ये 1 साल का इंटरेस्ट है। अगर 1100 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट है तो मुझे टाइम पीरियड भी 1 साल लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। तो जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो, ये 91 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा। तो यहाँ से रेट अगर कैलकुलेट करना है तो 1100 अपॉन 91 करोगे तो आपका यहाँ से रेट मतलब इंटरेस्ट रेट पर एनम ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट्स होता है, इंटरेस्ट पर ईयर, प्रिंसिपल और रेट। पहले इंटरेस्ट पर ईयर निकालो, वो सब्ट्रैक्ट करते जाओ तो प्रिंसिपल मिलेगा, फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर मिल गया तो फिर रेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम पीरियड गिवन इन मंथ्स कन्वर्ट टू ईयर्स बाय डिवाइडेड बाय 12। अगर टाइम पीरियड मंथ्स में दिया है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना है? डिवाइड बाय 12 करके। अगला पॉइंट, interest will change only if there is a change in rate of interest or change in time period, or if there is any change in the principal because of addition of new money or withdrawal of old। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100। अगर प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है, रेट भी चेंज नहीं हो रहा है, टाइम भी चेंज नहीं हो रहा, तो आपका इंटरेस्ट का भी चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट अगर मुझे चेंज करना है तो मेरे पास 3 ऑप्शन, या तो रेट को चेंज कर दो, या फिर टाइम को चेंज करो, या फिर प्रिंसिपल को चेंज करो। प्रिंसिपल को चेंज करना मतलब क्या? एक तो तुमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें कुछ और नया पैसा इन्वेस्ट करो ताकि प्रिंसिपल बढ़ेगा, या फिर जो भी पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है उसमें से कुछ पैसा निकाल दो, मतलब प्रिंसिपल तुम्हारा कम हो जाएगा। इन एनी केस अगर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, या रेट चेंज हो रहा है, या टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, तो ही आपका सिंपल इंटरेस्ट चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा, नहीं तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा। फोर्थ पॉइंट, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स एक्स टाइम्स इन टी इयर्स देन रेट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में अगर क्वेश्चन में बोला है इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स एक्स टाइम्स इन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स, तो वहां से हम लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट कैसे कैलकुलेट करना है? एक्स माइनस 1 इंटू 100 अपॉन टी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, a sum of money becomes 4 times of itself in a period of 12 years। जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है वैसे ही, a sum of money becomes x times in t years। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है becomes 4 times in how many years? 12 years। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 4 है। in how many years? 12 years। तो t का वैल्यू कितना है? 12। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द रेट। तो अगर हमें रेट कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, x माइनस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टी। बस ये करना, x माइनस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टी। तो रेट विल बी x का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 माइनस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टी कितना है? 12। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 विल बी 3, 3 इंटू 100 मतलब 300 डिवाइडेड बाय 12। 300 डिवाइड बाय 12 करोगे तो ये आएगा 25% पर एनम। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 25% पर एनम। ये जब हमने क्लास में किया था तो हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला बिकम्स 4 टाइम्स, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मतलब 400 होता है, बट हम लोग 400 नहीं लेंगे, एक कम लेंगे, 300 लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका पैसा 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा? 4 टाइम्स मतलब 400 मिलेगा। 100 रुपया जमा किया, 400 रुपया मिला, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 300 रुपया मिला। हमको किससे मतलब है? इंटरेस्ट से। इसलिए 4 टाइम्स अगर बोला है तो हम लोग 400 नहीं लेंगे, 300 लेंगे। तो आपको याद क्या रखना है, अगर क्वेश्चन में 4 टाइम्स बोला है तो 4 टाइम्स मतलब 400 की जगह पे 300। वो 300 को डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर्स से। जैसे ही आप नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रेट मिल जाएगा। अब एक बार आपको रेट मिल गया है तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेम सम टू बिकम 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर 4 टाइम्स होने में 12 ईयर्स का पीरियड लग रहा है, तो 10 टाइम्स बनने में कितने साल लगेंगे ये कैलकुलेट करो। तो 10 टाइम्स बनने के लिए 10 टाइम्स मतलब 10 लेना है कि 9 लेना? 9 लेना चाहिए हमें, तो हम लोग क्या लेंगे? 900 डिवाइडेड बाय आपका रेट कितना आया था? 25%। तो अगर मैं रेट से डिवाइड कर दूंगा 2500 अपॉन 9, तो दिस विल गिव यू 25 3 75 15, तो 36 ईयर्स। तो आपका टाइम पीरियड कितना होगा? 36। तो बहुत सिंपल है। ऐसे केस में अगर 4 टाइम्स बोला है तो 400 नहीं लेना है, 300 लेना है। 300 को अगर नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करोगे तो रेट मिलेगा, और वही अगर मैं रेट से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ ईयर्स मिलेगा। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, कितना टाइम लगेगा फॉर सेम सम टू बिकम 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स की जगह पे 10 माइनस 1 9, तो हम लोग 900 लेंगे, और 900 को अगर मैं रेट से डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइम पीरियड मिलेगा। वही अगर मैं 300 को टाइम से डिवाइड करता हूं तो रेट मिलता है। तो सेम
जितना भी टाइम्स बोला है उससे एक कम लो, उसको अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट मिलेगा, रेट से डिवाइड करोगे तो टाइम मिलेगा। तो जैसे अगर इसमें एक और एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं, लेट्स से क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 4 टाइम्स की जगह पे मान लो अगर उन्होंने बोला होता 5 टाइम्स इन अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स की जगह पे लेट्स से अगर उन्होंने बोला होता 16 ईयर्स, तो सबसे पहले फाइंड रेट। अब 5 टाइम्स अगर बोला है तो हम लोग 500 लेके कि 400 लेंगे, 400 डिवाइडेड बाय कितने साल में हुआ है, 16 साल में हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 16, तो दिस विल गिव यू वापस 25%, तो वापस रेट कितना आएगा 25%। अब सेम क्वेश्चन में अगर मान लो आगे बोला है ऑल्सो फाइंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम सम टू बिकम, लेट्स से यहाँ पे अगर बोला है 15 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कि 15 टाइम्स बोला है तो 15 टाइम्स बोला है तो 1500 लेना चाहिए कि एक कम 1400 लेना चाहिए, 1400 लेना चाहिए। तो अगर मैं 1400 कंसिडर करता हूं और उसको अगर मैं डिवाइड करता हूं जो मैंने रेट कैलकुलेट किया था उससे 1400 डिवाइड बाय 25, तो मुझे मिल जाएगा कि कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है, तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 1400 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो दिस विल गिव यू अराउंड 56 ईयर्स। तो आपका यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आएगा 56 ईयर्स। तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ये पॉइंट भी याद रखना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे तुम ये शॉर्टकट्स ये ट्रिक्स यूज कर सकते हो। अब उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम होता है, तो इसलिए हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर बार चेंज होता है, इसलिए इंटरेस्ट भी हर बार चेंज होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी मतलब प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1+i⁻n -1। अब यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आर ने यूज किया है, उन्होंने आई यूज किया है। तो आई का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, बट इट इज इन डेसिमल। तो अगर मान लो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% बोला है, तो 12% को अगर मैं डेसिमल में करूंगा, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.12। तो मुझे आई का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 0.12। तो आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, बट इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉपर नंबर की तरह लेते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डेसिमल में लेंगे। और दूसरा यहाँ पे आता है एन। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बोलना है, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट विल बी रिसीव। यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स मत कंसिडर करो, गलत हो जाएगा। एन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज रिसीव। अब इसका क्या मतलब है मैं आगे समझाऊंगा, अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला है, बट ये -1 नहीं है। -1 अगर हटा दोगे तो अमाउंट का फॉर्मूला है, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1+i⁻n। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर each period is added to the principal and this new principal is used to calculate the interest, जो हमने पहले देखा था, इसलिए हर साल का इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। In compound interest, interest may be received more than once a year depending on compounding is done. How compounding is done? तो हमने पढ़ा हुआ है कंपाउंडिंग एनुअली होता है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होता है जिसमें साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद कंपाउंडिंग क्वार्टरली भी होता है जिसमें साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद कंपाउंडिंग मंथली भी होता है जिसमें साल में 12 बार इंटरेस्ट मिलता है। और फिर कंपाउंडिंग डेली भी होता है जिसमें साल में 365 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जरूरी नहीं कि साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, मल्टीपल टाइम्स इंटरेस्ट मिल सकता है डिपेंडिंग की कंपाउंडिंग कैसा बोला, एनुअली बोला है, सेमी एनुअली बोला है, क्वार्टरली बोला है, डेली बोला है या मंथली बोला है। सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान देना, हमेशा पूरे साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है। कन्वर्जन पीरियड ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन पीरियड मींस नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड, यही मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे फॉर्मूला में जो एन है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, मतलब कितनी बार हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट विल बी रिसीव ड्यूरिंग द कंप्लीट टेन्योर। पूरे टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा या आगे मैं टेबल में समझाऊंगा। अब जैसे देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग एनुअली होता है, सेमी एनुअली होता है, क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, डेली होता है। अब पहला एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लेट्स से आपका टाइप ऑफ कंपाउंडिंग एनुअली। टाइप ऑफ कंपाउंडिंग अगर एनुअली मतलब साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, साल में अगर एक ही बार इंटरेस्ट मिलने वाला है तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से 12% पर एनम। अब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, अगर कंपाउंडिंग एनुअली तो साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका कन्वर्जन पीरियड कितना होगा, एक ही होगा। तो आपको एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड विल बी 1। अब आय का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, आय मतलब सबसे पहले तो ये डेसिमल में होना चाहिए, नॉट इन परसेंटेज। तो अगर मैं 12% ले रहा हूं तो 12% को अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो कितना होगा 0.12 डिवाइडेड बाय सी। सी मतलब कन्वर्जन पीरियड, यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड कितना है 1, तो डिवाइडेड बाय 1। डिवाइडेड बाय 1 करके कोई फायदा है नहीं क्योंकि वो सी मिलेगा, तो यहाँ पे आय का वैल्यू विल बी सिंपली 0.1।
तो कंपाउंडिंग एनुअली में कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेट को डेसिमल में करो, आपको आय का भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं लेट्स से टाइम पीरियड अगर मान लो 3 इयर्स। कंपाउंडिंग एनुअली में एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो एन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे एन का लॉजिक देखो क्या लिखा है, टाइम पीरियड इंटू कन्वर्जन। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है? 3 साल। सी मतलब कन्वर्जन कितना है? 1, तो 1 इंटू 3 विल गिव यू 3। अब ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, फॉर्मूला अगर याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लॉजिक याद रखो। आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, बट वो कन्वर्जन पीरियड के हिसाब से। एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट विल बी रिसीव, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट विल बी रिसीव। कंपाउंडिंग एनुअली था तो साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 3 बार, इसलिए यहाँ पे एन का वैल्यू कितना लिया? 3। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। वापस लेट्स से सेम केस लेते हैं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टाइम पीरियड 3 इयर्स। पहले तो बात करते हैं कि अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली तो साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अब साल में अगर 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, ऐसे पूरे साल में 12% इंटरेस्ट, बट वो एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार मिलेगा। तो अगर मैं 2 बार 12% और 12% लूंगा तो पूरे साल का वो तो 24% हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले 6% और फिर 6%, तब जाके आपको पूरे साल का 12% मिलेगा। तो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली में 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 12% को हम लोग 2 हिस्सों में कट करेंगे, तो 6%, 6%। तो एक्चुअल में मुझे इंटरेस्ट फर्स्ट हाफ में 12% मिलने वाला है कि 6%? 6%। तो ये जो आय होगा यहाँ पे हम लोग 12% नहीं कंसिडर करेंगे, 6%। आय का वैल्यू कितना होगा? 0.06। अब अगर इसको हमें फॉर्मूला से लिखो आर अपॉन सी, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड अगर मैं बोलूं सेमी एनुअली में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा साल में? एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसलिए सी का वैल्यू कितना होगा? 2। जैसे ही सी का वैल्यू 2 होगा तो आर अपॉन सी मतलब 12/2 6%, और 6% को डेसिमल में लिखूंगा तो 0.06। अब बात करते हैं एन की। एन क्या बोला था मैंने? नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट विल बी रिसीव। अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो 3 साल में कितनी बार इंटरेस्ट? 6 बार। पहले साल 2 बार, दूसरे साल भी 2 बार, तीसरे साल भी 2 बार, तो 2 2 2 ऐसे 6 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो एन का वैल्यू हम लोग कितना कंसिडर करेंगे यहाँ पे? 6। एन हमेशा ध्यान देना है कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फटाफट अभी कंपाउंडिंग क्वार्टरली के लिए कर लेते। कंपाउंडिंग क्वार्टरली, क्वार्टरली में एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो कन्वर्जन पीरियड कितना होगा? 4। तो यहाँ पे जब मुझे रेट कैलकुलेट करना है तो रेट को मैं 12% को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 4 से, क्योंकि एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो 12/4 3%, 3% को डेसिमल में लिखूंगा तो 0.03। लेट्स से टाइम पीरियड यहाँ पे भी 3 इयर्स है। 3 इयर्स का अगर टाइम पीरियड है, एक साल में 4 क्वार्टर मतलब एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल में 4, दूसरे साल में भी 4, तीसरे साल में भी 4, तो 4 4 4 आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? टोटल 12 टाइम्स यू विल गेट इंटरेस्ट। तो एन का वैल्यू कितना होगा? 12। वही अगर मैं कंपाउंडिंग मंथली लेता हूँ तो 12% ले लो। कंपाउंडिंग मंथली में एक साल में 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे 12% को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो 1% होता है। 1% मतलब 0.01। लेट्स से टाइम पीरियड वापस 3 इयर्स ले लो। एक साल में 12 बार इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली है, तो 3 साल में कितनी बार इंटरेस्ट? 3 साल मतलब कितने में? 36 मंथ्स। तो आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 36 टाइम्स यू विल गेट इंटरेस्ट। तो इनकम कितना होगा? 36। वही अगर डेली होगा तो यहाँ पे एक साल में 365 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 12 डिवाइड बाय 365 करोगे तो आपको आय का वैल्यू मिल जाएगा, और उसको डेसिमल में लिखना। और अगर मैं 3 इयर्स यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 इयर्स को 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एन का वैल्यू मिलेगा, तब मुझे पता चलेगा कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे हम लोग को कैलकुलेट करना होता है आय का वैल्यू और एन का, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऊपर देखे दोनों में आय और एन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब कुछ पॉइंट्स है जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स पॉइंट्स है, मिक्स रिलेटेड है। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज सेम। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ प्रिंसिपल इज सेम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम। अब देखो, अगर प्रिंसिपल सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम तो फर्स्ट ईयर में तो कोई डिफरेंस आएगा। बट अगर मैं 2 साल के लिए कैलकुलेट करूं तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा। वही अगर मैं 3 साल लूं तो सिंपल इंटरेस्ट वापस कम होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो अगर मुझे 2 साल का टाइम पीरियड दिया है और 3 साल का अगर टाइम पीरियड दिया है और मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्टली एक ट्रिक है, उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 साल के लिए डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो आंसर क्या होगा? पी आई स्क्वायर। वही अगर 3 साल के लिए डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आंसर क्या होगा? पी आई स्क्वायर 3 + आई। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करूं, लेट्स से मिस्टर ए ने 5,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए और 5,000 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए फॉर 2 इयर्स एट 10%।
2 साल के लिए उसने सिंपल इंटरेस्ट में भी 5,000 इन्वेस्ट किए और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 5,000 इन्वेस्ट किए। मुझे कैलकुलेट करना है कि 2 साल के बाद दोनों में इंटरेस्ट जो मिलेगा उसमें डिफरेंस कितना होता है। तो अगर मुझे 2 साल का टाइम पीरियड दिया है और मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पी आई स्क्वायर। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 5,000, आई का स्क्वायर, आई मतलब 10% अगर दिया है तो आई कितना होगा 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01। तो 5,000 इंटू 0.01 करोगे तो दिस विल गिव यू ₹50। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने रुपए का फर्क होगा, 50 रुपए। तो आपको अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। 2 साल के लिए ये फॉर्मूला, और वही अगर 3 साल का पीरियड दिया होता तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी आई स्क्वायर ब्रैकेट में 3+i। उसके बाद इफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल डबल्स इन n ईयर्स, मान लो मेरा प्रिंसिपल n ईयर्स के बाद डबल हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट में उसका इफेक्ट कैसा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्ट कैसा होगा समझ। लेट्स से ओरिजिनल प्रिंसिपल 1,000 है, आफ्टर n ईयर्स अगर वो डबल हो गया तो कितना हो जाएगा 2,000। अब n ईयर्स अगर मैं वापस ऐड करूं n+n 2n ईयर्स और 2n+n 3n ईयर्स। अब देखो यहाँ पे n ईयर्स में 1,000 से 2,000 हुआ है, n ईयर्स में यहाँ पे 1,000 से 2,000 हुआ है, मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिले 1,000 रुपए। और मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट में हर बार इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो पहले n ईयर्स में अगर 1,000 का इंटरेस्ट मिला है तो अगले n ईयर्स में भी कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 1,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए आपका 2,000 का कितना होगा 3,000। वही अगले n ईयर्स में वापस कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 1,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो वापस क्या होगा 3,000 का 4। बट वही अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जाता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल 1,000 है और आफ्टर n ईयर्स अगर वो 2,000 हो गया मतलब डबल हो गया, तो यहाँ पे हर बार का इंटरेस्ट सेम नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है हर बार इंटरेस्ट सेम नहीं होता। अगर 1,000 का 2,000 हुआ है तो ये हर बार डबल, तो 2,000 का अगले 2n ईयर्स में कितना हो जाएगा, 2,000 का डबल 4,000, 4,000 का डबल 8,000। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में वो प्रोपोर्शन में बढ़ते रहेगा, हमेशा डबल डबल होते रहेगा। बट सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल में अगर डबल हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि अगले साल भी डबल, उसके अगले साल भी डबल, नहीं। पहले साल में जितना इंटरेस्ट मिला है अगले साल में भी उतना इंटरेस्ट, उसके अगले इसमें भी उतना ही इंटरेस्ट, क्योंकि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा सेम है। अब इसके रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो तुरंत वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 4 ईयर्स, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है अस्यूम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सम ऑफ मनी डबल्स इन 4 ईयर्स, मतलब अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं, या फिर मान लो x रुपीज अगर मैंने इन्वेस्ट किया है, तो इन 4 ईयर्स वो पैसा डबल हो गया। 4 साल में अगर मेरा पैसा डबल हो गया तो x का कितना होगा 2x होगा। आगे क्या बोला है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम सम टू बिकम 32 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो प्रोपोर्शन में बढ़ सकता है। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। अब पहले अगर x का डबल 2x हुआ है तो वापस 2x का डबल कितना होगा 4x, 4x का डबल कितना होगा 8x, 8x का डबल कितना होगा 16x, और 16x का डबल कितना होगा 32x। तो मतलब मेरा पैसा x से 32x पहुंच गया, तो ये 32 टाइम्स हो गया, तो क्वेश्चन में 32 टाइम्स चाहिए था। अभी कितने साल लगे, यहाँ पे 4 साल लगे, यहाँ पे भी 4 साल, यहाँ पे भी 4 साल, यहाँ पे भी 4 साल, यहाँ पे भी 4 साल। तो यहाँ पे 4+4 8, 8+4 12, 12+4 16, 16+4 20, तो टोटल कितने साल लगेंगे 20 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शन में जंप करना है तो आपको टाइम चाहिए। यही क्वेश्चन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट हो तो देखो सॉल्व करने का देखो, सम ऑफ मनी डबल्स इन 4 ईयर्स, तो वापस वो लॉजिक लगाओ, डबल मतलब 200, बट हम लोग 200 लेंगे कि 100 लेंगे, हम लोग 100 लेंगे, तो 100 कितने साल में हुआ है 4 साल में, तो 100/4 मतलब आपका रेट कितना है 25%। ये रेट हम लोग अगले स्टेप में यूज करते हैं। अब अगले स्टेप में क्या बोला, कितने टाइम में 32 टाइम्स होगा, 32 टाइम्स मतलब 3200, बट हम लोग 3200 लेंगे कि 3100, हम लोग 3100 लेंगे, तो 3100 डिवाइडेड बाय आपका रेट कितना था 25%, तो ये आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ ईयर्स एक्जैक्टली कैलकुलेट करूँ तो ये 25 1 फिर 60 25 2, तो 124 ईयर्स आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा आंसर आया था 20 ईयर्स, और वही अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट करूं तो कितना टाइम लगेगा 124 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये जो क्वेश्चन है डबल वाला ट्रिपल वाला कैसे करना है, ट्रिपल बोला है तो 300 लेना है कि 200 लेना है, 200 लेना है, 200 को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करो रेट मिलेगा, वही रेट अगले स्टेप में यूज करो तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स मिलेगा। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में बोला है तो प्रोपोर्शन में बढ़ा। अगर मान लो यही क्वेश्चन में ऐसे बोला था, अ सम ऑफ मनी
triples in 4 years. A sum of money triples in 4 years. Find out how much time is required for the same money to become 27 times of itself. Assume compound interest. तो वापस अगर मैं टाइमलाइन बनाने का ट्राई करूं, सम ऑफ मनी ट्रिपल्स, अगर x है तो ट्रिपल कितना हो जाएगा 3x. अब हर बार ट्रिपल करना है. अब 3x का अगर मैं ट्रिपल करूं, 3x का अगर मैं ट्रिपल करूं, सोचो 3x को ट्रिपल करना मतलब 3x को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 9x. वापस ट्रिपल करो, 9x को अगर 3 टाइम्स करूंगा तो होगा 27x. तो क्या मेरा पैसा 27 टाइम्स हो गया? क्वेश्चन में क्या चाहिए था? 27 टाइम्स ही चाहिए था. अब पहले ट्रिपल होने में कितने साल लगे थे? 4 साल लगे थे. मतलब यहां पे मुझे फर्स्ट वाले फेज में 4 इयर्स लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी 4 इयर्स, यहाँ पे भी 4 इयर्स. तो 27x होते होते 4 + 4 + 4 कितने इयर्स हो गए? 12 इयर्स हो गए. तो फिर आंसर कितना होगा? 12 इयर्स. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो प्रोपोर्शन के हिसाब से सोचो. सिंपल इंटरेस्ट में वो लॉजिक लगा. ट्रिपल मतलब 300 लेना है कि 200 लेना है? 200 लेना है. उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट मिलेगा. फिर वही रेट को सेकंड स्टेप में यूज करो. अब कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, जैसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब देखो बेसिकली क्या होता है. अगर मैं 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर, तो मुझे एक्चुअल में 12% से थोड़ा ज्यादा मिलता है. क्योंकि क्या होता है, पहले 6 महीने में 6% मिलता है, और फिर वो प्रिंसिपल चेंज होने के बाद अगले 6 महीने में नए प्रिंसिपल पर 6% मिलता है. तो अगर 6% पुराने प्रिंसिपल पे और एक्स्ट्रा 6% नए प्रिंसिपल पे, तो इफेक्टिवली थोड़ा सा 12% से ज्यादा होता है. तो अगर मैं 12% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ, वो एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊं तो 12% से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा. क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग अगर मैं सेमी एनुअली कर रहा हूं तो साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, मान लो 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली के हिसाब से. कंपाउंडिंग सेमी एनुअली में क्या होगा, मुझे एक साथ 10% मिलेगा क्या? नहीं, 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा. पहले 6 महीने में 5%, फिर अगले 6 महीने में 5%. तो पहले 6 महीने में 100 का 5% अगर मैं कंसिडर करूं तो मुझे यहाँ पे 5 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा. तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 105. क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल चेंज होगा. तो अब अगले 6 मंथ्स में, बचे हुए 6 मंथ्स में जो मुझे 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 5% तो पहले 6 महीने में हो गया, तो अगले 6 मंथ्स में जो 5% मिलेगा वो 100 का होगा कि 105 का? 105 का होगा. तो मुझे 105 का 5% लेना पड़ेगा. तो 105 का 5% लूंगा तो दिस विल बी 5.25 रुपीज. तो अगर तुम नोटिस करोगे, तुमको 5 रुपीज और 5.25 रुपीज, इफेक्टिवली तुमको 10.25 रुपीज इंटरेस्ट मिला है. 10.25 रुपीज कितने रुपए पे? 100 रुपए पे. मतलब ही 10.25%. तो ओरिजिनल रेट कितना था? 10%. बट सेमी एनुअली की वजह से इफेक्टिवली तुमको कितना मिला? 10.25. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो कंपाउंडिंग वाला पार्ट है, इसको अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो इफेक्टिवली मुझे कितना इंटरेस्ट मिला ये कैलकुलेट. अब ध्यान देना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं करता. अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल 100 की जगह पे 1000 कर दूं तो भी आंसर 10.25% आएगा. अगर मैं 1000 की जगह पे 10 लाख कर दूं तो भी आंसर 10.25% आएगा. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा और उसमें अगर कुछ प्रिंसिपल दिया 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, प्रिंसिपल को इग्नोर करते हैं. प्रिंसिपल कोई काम का नहीं. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर डिपेंड नहीं करता. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या? हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला. इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल को इग्नोर करूं तो ये जो बचा हुआ पार्ट है 1 + i⁻n - यही आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला. तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1 + i⁻n-1. बट इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करने बोला है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा. क्योंकि ये जो आंसर आएगा ये डेसिमल में आएगा. डेसिमल में क्यों आएगा? क्योंकि हमने आय का वैल्यू किस में कन्वर्ट किया हुआ है? फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग आय को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. तो ये डेसिमल में आएगा. इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और नीचे लिख दिया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रिंसिपल. प्रिंसिपल पे उसका डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं. अगला है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू बढ़ते जाता है डेप्रिसिएशन में वैल्यू कम होता जाता है. तो सेम फॉर्मूला है, बस 1 + i की जगह पे यहाँ पे 1 - i, क्योंकि डेप्रिसिएशन में वैल्यू कम होता है. डेप्रिशिएटेड वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 1 - i। मतलब अगर मान लो आपका मशीन, ओरिजिनली आपने एक मशीन खरीदा था, लेट्स से जिसका वैल्यू 5 लाख रुपीज था, ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%. 10% को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 0.1 होगा. तो अगर मुझे आफ्टर 3 इयर्स इसका वैल्यू निकालना कि 3 साल बाद इसका वैल्यू कितना हो, अगर ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख है तो 3 साल बाद डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू बढ़ेगा कि कम? ऑब्वियसली कम होगा. तो अगर मुझे डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू मतलब
5 लाख इंटू 1 माइनस आई का वैल्यू कितना था 0.1, तो 1 माइनस 0.1 0.9 रेस टू एन कितने साल बाद निकालना है हमें 3 साल बाद, तो इसमें 0.9 रेस टू एन कर देना और उसको 5 लाख से मल्टीप्लाई कर देना, आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ जाएगा। अगला कंसेप्ट है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएजीआर। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसमें जो आय होता है ना, उसी को हम लोग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो अगर सीएजीआर के लिए अलग कोई फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला याद रखो बस, उसमें आय का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग सीएजीआर बोलते हैं। बट अगर आपको फॉर्मूला के हिसाब से जाना ही है तो सीएजीआर का फॉर्मूला होता है ए अपॉन पी रेज टू एन माइनस 1 इंटू 100। ए मतलब फाइनल अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सीएजीआर आ जाए। तो सीएजीआर का भी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ ईयर्स है, ये नंबर ऑफ ईयर्स ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी गलती हो सकती है। अब देखो, अ स्टॉक प्राइस, ये सीएजीआर का एग्जांपल, अ स्टॉक प्राइस वाज रुपीस 120 इन 2015 एंड इट बिकेम रुपीस 200 इन 2019। मतलब एक स्टॉक था जो 2015 में 120 का था, 2016 नहीं पता, 2017 नहीं पता, 2018 नहीं पता, बट 2019 में वही स्टॉक का प्राइस कितना होगा 200 रुपीज हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है सीएजीआर। अब यहाँ पे ओरिजिनल कितना था 120, ओरिजिनल अगर 120 मतलब आपका प्रिंसिपल 120 है, फाइनल अमाउंट कितना है 200, तो मुझे ए और पी तो मिल गया, ए 200 है, प्रिंसिपल 120। अब बात करते हैं एन की। एन कैलकुलेट कैसे करना है देखो, 15 से 16 एक साल, 16 से 17 2 साल, 17 से 18 3 साल और 18 से 19 4 साल। तो 120 से 200 पहुंचने में उसको कितने साल का पीरियड लगा, 1 2 3 4 4 साल। अगर यहाँ पे उन्होंने सारे वैल्यूज दे दिए होते, मतलब मान लो यहाँ पे भी एक वैल्यू दे दी, यहाँ पे भी एक वैल्यू दे दी, यहाँ पे भी एक वैल्यू, अगर तुम वैल्यूज को काउंट करोगे वैल्यूज 5, बट हमें वैल्यूज नहीं लेने, कितने साल लगे हैं 120 से 200 पहुंचने। तो 15 से 16 एक साल, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, एन का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे सीएजीआर कैलकुलेट करना है तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन पी, मतलब 200 अपॉन 120 रेज टू, अच्छा रेज टू यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी 1 बाय, फॉर्मूला में थोड़ा गड़बड़ है, दिस शुड बी 1 बाय एन। तो रेज टू 1 बाय एन मतलब रेज टू 1 बाय 4, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू हमने काउंट किया 4, उसमें से -1 करो, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करना है, सीजीआर का मतलब क्या होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और रेट हमेशा किस में आता है परसेंटेज, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय, बस एक चेंज करना है, ऊपर 1 बाय एन होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, दिस शुड बी 1 बाय एन। तो ये हो गया आपका सीएजीआर। अब इसके बाद आता है आपका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट, जो कि लगता है आपका एन्युटी में। तो एन्युटी में दो टाइप की एन्युटी होती है, एक होता है ऑर्डिनरी एन्युटी जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर एन्युटी। तो रेगुलर एन्युटी के लिए फॉर्मूलाज अलग होते हैं, और दूसरा होता है एन्युटी ड्यू। कैसे आइडेंटिफाई करना है रेगुलर है कि ड्यू है, सबसे पहले अगर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फिर फर्स्ट पेमेंट तुरंत आज हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एन्युटी ड्यू या फिर एन्युटी इमीडिएट। बट आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड हो रहा है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड, तो उसको हम लोग बोलेंगे एन्युटी रेगुलर। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू की बात करूं तो फ्यूचर वैल्यू में एन्युटी रेगुलर का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला ऑलरेडी फॉर्मूला बुक में मेंशन किया, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी एफ ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेज टू एन -1 अपॉन आई। सी एफ मतलब कैश फ्लो, एन्युटी में हर साल जो पैसा आप देते हो या फिर हर महीना जो पैसा देते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैश फ्लो, उसी को एन्युटी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में अगर बोला है एन्युटी ऑफ 500 मतलब हर साल कैश फ्लो 500, तो सी एफ मतलब कैश फ्लो, फिर 1 प्लस आई रेज टू एन, आई का मतलब तो आपको होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में, एन मतलब वापस नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड डिवाइडेड बाय आई। तो ये हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये एन्युटी रेगुलर के लिए। वही अगर एन्युटी ड्यू रहा, वही अगर एन्युटी ड्यू है तो उसमें दो स्टेप लिखे थे हमने। पहला स्टेप क्या है, यूज द सेम फॉर्मूला एज अबव, ये जो पहला फॉर्मूला तुमने लिखा है यही फॉर्मूला अप्लाई करो, और स्टेप 1 का जो भी आंसर आएगा उसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करो, उसको अगर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एन्युटी ड्यू का आंसर आ जाएगा। तो एन्युटी रेगुलर के लिए जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला ड्यू में अप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको एक बार 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करो तो आपको एन्युटी ड्यू का आंसर मिलेगा। ये किसके लिए है, फ्यूचर वैल्यू के लिए। अब आगे में समझाऊंगा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू आइडेंटिफाई कैसे करना है, कब फ्यूचर वैल्यू निकाले कब प्रेजेंट वैल्यू। अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। तो प्रेजेंट वैल्यू में भी दो केस हो गए, एक तो होगा एन्युटी रेगुलर का या फिर दूसरा होगा एन्युटी ड्यू का। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला देखो काफी हद तक सेम है, सी एफ ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेज टू एन -1 अपॉन आई।
ये तो एन्युटी सॉरी फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला में भी था, तो सब वही रहेगा, बस नीचे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा विच इज 1 + i⁻n। तो ये आपका हो गया फ्यूचर वैल्यू सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला। वही अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू करना है तो इसमें भी 2 स्टेप है। पहला स्टेप, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम फॉर्मूला जो अपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के लिए फॉर्मूला लगाए वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस इसमें एक ही चेंज है, कंसिडर n-1। n एक कम लेना, तो क्वेश्चन में अगर 10 साल बोले तो हम लोग फॉर्मूला तो यही लगाएंगे एन्युटी ड्यू के लिए, बट n हम लोग 10 लेंगे कि 9 लेंगे, एक कम लेना। और सेकंड स्टेप, जो भी केस 1 सॉरी जो भी स्टेप 1 का आंसर रहेगा उसमें एक बार आपको कैश फ्लो ऐड करना है, कैश फ्लो एक ही बार ऐड करना है। कैश फ्लो मतलब आपका जो हर साल का एन्युटी होता है, जितना भी रुपीज होता है उसको एक बार ऐड कर दो, तो ये आपका हो गया एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द क्वेश्चन, वेदर सिंगल कैश फ्लो और एन्युटी। सिंगल कैश फ्लो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, और एन्युटी मतलब हर साल जब पैसा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी। एन्युटी में क्या होता है, हर साल आपका पैसा जाता है और जो भी हर साल पैसा जाता है वो इक्वल होना चाहिए, 5000 5000 5000, उसको हम लोग एन्युटी बोलते हैं। तो पहले चेक करो कि वो सिंगल कैश फ्लो है मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या फिर एन्युटी का क्वेश्चन। इफ एन्युटी, अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एन्युटी का क्वेश्चन, चेक कि एन्युटी रेगुलर की ड्यू है। तो मैंने समझाया कि रेगुलर ड्यू में आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर पहला पेमेंट आज के आज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एन्युटी ड्यू, बट अगर पहला पेमेंट मंथ एंड पे या फिर ईयर एंड पे, जो भी आपका पीरियड है उसके एंड पे हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एन्युटी रेगुलर। फिगर आउट वेदर यू आर सपोज टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर। ये क्वेश्चन से एकदम इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि फ्यूचर वैल्यू। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला है अ पर्सन वांट्स 20 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ द 10 years, तो उसको ये जो 20 लाख रुपए चाहिए कब चाहिए, आज चाहिए कि 10 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए। तो ये जो 10 साल बाद जो पैसा चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। तो 20 लाख विल बी फ्यूचर वैल्यू। तो जो भी पैसा आगे लगने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू, और जो भी पैसे का कैलकुलेशन आज के डेट में लेके आना है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का होता है, जब भी क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का है तो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन होगा, और जब भी क्वेश्चन बोरिंग मतलब लोन का क्वेश्चन तो वो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन। दिस इज ट्रू इन 99% ऑफ द केसेस। एक आधी कोई एक्सेप्शन केस है, एक आधी कोई एक्सेप्शन क्वेश्चन है जहां पे ये फॉलो नहीं होगा, बट नॉर्मली जब भी क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का है, डिपॉजिट का है, तुम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब वो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। क्योंकि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किस लॉजिक से करते हैं कि फ्यूचर में वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो, और जब भी पैसा सॉरी जब भी पैसा हमने लोन पे लिया या बोरो किया तो क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू। फिर आगे बोला है कंसिडर द कंपाउंडिंग पीरियड वेदर एनुअली सेमी। तो जैसे यहाँ पे मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने किया था कि एनुअली है सेमी एनुअली है वो सब दिखते थे, वैसे यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या दिया है। चेक इफ कैश फ्लो एंड कंपाउंडिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं क्योंकि ये बहुत ही मतलब रेयर केस में ऐसा कुछ आता है कि कैश फ्लो आपका अलग है और कंपाउंडिंग पीरियड अलग है। ये पॉइंट को अभी के लिए इग्नोर किया तो चलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है 6 पॉइंट। Present value of annuity gives the value of all future installments one period before the first installment is paid. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आज का दिन है, फर्स्ट ईयर में कोई इंस्टॉलमेंट हुआ है, सेकंड ईयर के एंड पे कोई इंस्टॉलमेंट हुआ है, थर्ड ईयर के एंड पे भी इंस्टॉलमेंट हुआ है, और फोर्थ ईयर के एंड पे भी इंस्टॉलमेंट हुआ है। तो कितने इंस्टॉलमेंट्स है, 4 इंस्टॉलमेंट्स। एन कितना होगा, 4 होगा। अब अगर इसमें प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करता हूं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला से जो भी आंसर आता है वो कौन से ईयर का आंसर आता है, कौन से पॉइंट का आंसर आता है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपका जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसके 1 साल पहले या फिर उसके 1 पीरियड पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू लाके दे देगा। आगे एक केस दूंगा मैं जहां पे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन से पॉइंट तक आपको आंसर आता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी गिव्स द वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स, सारे फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू देगा 1 पीरियड बिफोर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के 1 पीरियड पहले तक आपको आंसर लाकर देगा। वही अगर मैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी गिव्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स एट द टाइम व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज मेड। तो अगर इसी में मैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊं तो आपका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसी पॉइंट तक आपको फ्यूचर वैल्यू का आंसर मिले। तो अगर मैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, मान लो फ्यूचर वैल्यू इन सब का फ्यूचर वैल्यू लेट्स से आ गया 10 लाख रुपए, तो क्वेश्चन ये आता है ये 10 लाख कौन से ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है या फोर्थ ईयर का है, कौन से फ्यूचर का 10 लाख। तो जो भी आपका आखिरी इंस्टॉलमेंट है उस पॉइंट का आपका फ्यूचर वैल्यू का आंसर आता है। तो फ्यूचर वैल्यू का आंसर हमेशा कहां पे आता है, जब भी अपने लास्ट इंस्टॉलमेंट किया तब आता है। बट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर कहां पे आता है, जब भी आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किया उसके 1 पीरियड पहले, उसके 1 पीरियड पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू का आंसर मिलता है। अब आगे देखो इसका हम लोग एक एग्जांपल करके तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो डेफर्ड एन्युटी में ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। डेफर्ड एन्युटी क्या होता है, ऐसा एन्युटी जो अभी तुरंत स्टार्ट नहीं हो रहा है, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद स्टार्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड एन्युटी। डेफर मतलब क्या करना, डिले करना। तो कोई भी एन्युटी अगर डिले होके स्टार्ट होने वाली मतलब अभी नहीं
कुछ सालों के बाद स्टार्ट होने वाले तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दिस इज आज का दिन, फर्स्ट ईयर में कोई पेमेंट नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में कोई पेमेंट नहीं हुआ, थर्ड ईयर में भी कोई पेमेंट नहीं हुआ, फोर्थ ईयर में भी कोई पेमेंट नहीं हुआ, बट फिफ्थ ईयर से आपकी पेमेंट स्टार्ट हो गई, फिफ्थ ईयर के आपसे पेमेंट स्टार्ट हो गई। तो ये जो है ये आपका एन्युटी बना, क्योंकि यहाँ पे देखो हर साल आपका पेमेंट हो रहा है और हर साल इक्वल इक्वल पेमेंट हो रहा है, तो ये आपका एन्युटी बन गया। अब जब मैं इस एन्युटी का मतलब ये जो ब्लू बॉक्स है ये आपका एन्युटी है, जब मैं इस एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू लगाऊंगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, सबसे पहले एन कितना लेना है इंपॉर्टेंट, मेरा पेमेंट कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5, अगर पेमेंट 5 बार हो रहा है तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त एन का वैल्यू 5 लेके, क्योंकि हमने पेमेंट्स कितने किए 5 की, तो एन का वैल्यू कितना लेना है 5। तो सबसे पहली गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स क्या कंसिडर करते हैं, टोटल 9 ईयर्स है, एन का वैल्यू 9 लेते नहीं, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो या फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, एन्युटी में जो एन होता है, एन का मतलब होता है कितनी बार आपने कैश फ्लो पे किया या फिर कितनी बार आपको कैश फ्लो मिला, बेसिकली कितने बार पैसे दिए हैं या फिर कितनी बार पैसे लिए। तो यहाँ पे हमने पैसे कितनी बार दिए, 5 बार। अगर मैं पैसे 5 बार दे रहा हूँ तो एन 5, बट जब मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, अब हमने ऊपर देखा था प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो आपको वैल्यू कहाँ पे ला के देगा, जब भी आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ है उसके एक पीरियड पहले तक। अब ये जो पॉइंट है ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके एक पीरियड पहले तक वो प्रेजेंट वैल्यू का आंसर लाके देगा, बट एक्चुअल में मुझे जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है वो तो यहाँ पे निकालना है, प्रेजेंट मतलब क्या आज के दिन में होता है, बट मेरा जो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का वो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के एक पीरियड पहले तक मतलब यहाँ तक ही आंसर लाके देगा। अगर मेरा आंसर यहाँ तक है और उसको मुझे यहाँ तक पहुंचाना है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे जो भी आंसर आएगा उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। डिस्काउंट मतलब पीछे लेके आना, कंपाउंड मतलब आगे लेके जाना, डिस्काउंट मतलब उसको 1 2 3 4, तो उसको 4 साल से अलग से मुझे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन मैं एंड में लूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली याद क्या रखना है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के एक साल पहले तक वो आंसर आता है, और एक साल पहले तक अगर आंसर आ गया तो उसको मुझे एक्चुअल में आज की डेट में लेके आना है, तो मुझे गिनना पड़ेगा 1 2 3 4, तो मुझे 4 साल उसको पीछे लेके आना पड़ेगा, 4 साल का डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। कंफ्यूजन अगर होता है तो ऐसा टाइमलाइन बना लिया करो रफ में, ताकि आपको टाइम पीरियड क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है एन्युटी के, विच इज पहला है लीजिंग, लीज मतलब रेंट। उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा कि आपके पास एक मशीन है, वो मशीन या तो आप तुरंत अभी के अभी बेच सकते हो तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, या फिर वही मशीन आप बेचोगे नहीं, किसी और को रेंट पे दोगे, रेंट पे देने से क्या होगा हर साल कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलेगा। तो इमीडिएटली अगर बेचोगे तो आपको तुरंत आज पैसा मिलेगा, और रेंट पे अगर दोगे तो आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो रेंट के केस में जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल, और आज के डेट में अगर मैं सेल करता हूं तो वहां से कितना पैसा आएगा, दोनों को कम, दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है वो आइडेंटिफाई करें। तो बेसिकली लीजिंग में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट होता है। मतलब यहाँ पे देखो कैसे होगा, मान लो आपके पास एक मशीन है, आज के आज अगर बेचोगे तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे मशीन के, बट अगर आप मान लो बेचते नहीं हो रेंट पे देते हो तो हर साल आपको 10,000 का रेंट मिलेगा, और मान लो आपको ये 10,000 का रेंट लेट्स से 15 ईयर्स के लिए मिले। अब ये जो 10,000 का आपको रेंट मिलने वाला है फॉर 15 ईयर्स, वो आज मिलने वाला है क्या, नहीं। पहला रेंट 1 साल बाद, दूसरा रेंट 2 साल बाद, तीसरा रेंट 3 साल बाद, ऐसे 15 ईयर्स तक रेंट मिलते रहेगा। तो अगर मुझे ये रेंटल इनकम जो है उसको मुझे कंपेयर करना है कि अगर मैं आउटराइट बेचूंगा, मतलब दोनों में कहाँ पे फायदा, तुरंत बेचूंगा तो 1 लाख रुपए, बट अगर मैं रेंट पे दूंगा तो मुझे हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे, 10,000 फॉर 15 ईयर्स, मतलब मुझे टोटल 1,50,000 रुपीज मिलेंगे। अब अगर तुम लॉजिकली सोचोगे, आज के डेट में 1 लाख मिल रहे हैं और रेंट पे दूंगा, मतलब अगर मैं तुरंत बेचूंगा तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, रेंट पे दूंगा तो 1.5 लाख। तो ऐसे नहीं सोचना है कि 1.5 लाख ज्यादा इसलिए रेंट पे देना बेटर, नहीं। ये जो 1.5 लाख रुपए है ये एक साथ मिलने वाले क्या, नहीं, ये आपको फ्यूचर में एक एक करके इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, बट ये जो 1 लाख रुपए है ये आज के आज मिल रहे हैं। तो अगर मुझे दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों को सेम बेस पे लेके आना पड़ेगा। तो ये जो आगे मुझे रेंट मिलने वाला है, हर साल मुझे 10,000 का जो रेंट मिलने वाला है वो तो एक एन्युटी हो गया। फिर एन्युटी क्या होता है, हर साल जब सेम पैसा मिलता है तो उसको हम लोग एन्युटी बोलते हैं। तो ये जो 15 साल का एन्युटी बना है, इस रेंट का एन्युटी का मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। फॉर्मूला से जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, मान लो इसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया 94,800, मतलब रेंट पे अगर मैं दे रहा हूं तो जो भी पैसा मुझे मिल रहा है उसका आज के डेट में वैल्यू 94,800 है, बट अगर मैं बेच दूंगा तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, 1 लाख। तो ऑब्वियसली
आउटराइट मतलब तुरंत आज की आज मशीन को बेचोगे तो ज्यादा फायदा है, रेंट नहीं करना चाहिए। तो लीजिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा ध्यान देना प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। मान लो एक मशीन है जो हमको लीज पे लेना है, लीज पे लेना है, ध्यान देना हम लोग मशीन लीज पे लेंगे। ऑप्शन 1, बाय द मशीन टुडे। अगर मैं बाय करता हूँ मशीन तो मुझे आज के आज कितना पैसा देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए। तो अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मशीन को खरीदो या फिर मशीन को रेंट पे लो। अगर मैं बाय करने जाता हूँ तो मुझे आज के आज 5 लाख रुपीज लगेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, टेक द एसेट मतलब मशीन को लीज पे लो फॉर 5 years बाय पेइंग अ रेंट ऑफ 1,25,000 फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो सेकेंड ऑप्शन में मुझे हर साल 1,25,000 पे करना पड़ेगा, मतलब मैं एक एन्युटी बना रहा हूं। अब यहाँ पे कॉस्ट कितना लग रहा था बाइंग के केस 5 लाख रुपए, बट ये 5 लाख रुपए कब लग रहा है, ये 5 लाख रुपए आज की डेट में लग रहा है। और रेंट के केस में जो कॉस्ट लग रहा है वो आज की डेट में है क्या, मुझे दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों को आज की डेट में लेके आना पड़ेगा। तो ये जो 1,25,000 का एन्युटी है, इन सब एन्युटी का मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूँ। तो फॉर्मूला से अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, सारे वैल्यूज पुट करके, देखो यहाँ पे सब दे दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दिया है, तो आई का वैल्यू 0.1 होगा, तो 1 + 0.1 ये 1.1 होगा। कितने इंस्टॉलमेंट्स पे किए हमने, 5, तो इसलिए एन का वैल्यू 5। कैश फ्लो कितना है, 1,25,000। तो सारे फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुट किया और प्रेजेंट वैल्यू निकाला। तो प्रेजेंट वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आया 4,73,800। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं मशीन रेंट पे लेता हूँ और जो भी रेंट में पे करने वाला हूँ वो रेंट का आज के डेट में वैल्यू कितना है, 4,73,000। बट अगर मैं खरीदने जाता हूँ तो मुझे खर्चा कितना है, 5 लाख। अब मुझे ये सोचना है कहाँ पे मेरा खर्चा कम हो। मेरा खर्चा यहाँ पे 5 लाख रुपए का है, बट रेंट के केस में मेरा खर्चा सिर्फ 4,73,850 का। तो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, रेंट वाला ऑप्शन बेटर होगा। रेंट पे ले लो क्योंकि खर्चा कम हो रहा है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो रेंट जो फ्यूचर में आने वाला है उसको मुझे प्रेजेंट कॉस्ट पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाइंग वाला डिसीजन है ये कब हो रहा है, आज हो रहा है। तो रेंट का जो डिसीजन है वो भी मुझे आज ही लेना पड़ेगा। उस केस में सारे वैल्यूज आज की डेट पे लेके आने। दूसरा होता है सिंकिंग फंड। ध्यान देना सिंकिंग फंड मतलब बेसिकली क्या होता है, फ्यूचर में मुझे कोई ना कोई लाइबिलिटी आने वाली, मतलब मुझे पता है फ्यूचर में मुझे 20 लाख रुपीज लगने वाले फॉर एजुकेशन। तो अगर मुझे फ्यूचर में 20 लाख रुपीज एजुकेशन के लिए लगने वाले तो मैं आज से उसकी तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो आज से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट में करने वाला हूँ उसका फ्यूचर वैल्यू कितना होना चाहिए, 20 लाख। तो सिंकिंग फंड मतलब बेसिकली क्या, फ्यूचर में जो भी पैसे लगने वाले उसके लिए आज से इन्वेस्टमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। और सिंकिंग फंड का लॉजिक प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर वैल्यू होता है, क्योंकि जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ मुझे ये सोचना है कि उसका फ्यूचर में वैल्यू 20 लाख रुपीज होना चाहिए, क्योंकि मुझे फ्यूचर में 20 लाख रुपीज लगने वाले फॉर एजुकेशन। तो सिंकिंग फंड इज जनरली फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन। फिर अगला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो नाम में एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट लगेगा। अब ऐसे सोचो आपको एक प्रोजेक्ट शुरू करना है। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आज की डेट में आपको 1 करोड़ का कॉस्ट लगने वाला, आज की डेट में आपको 1 करोड़ का कॉस्ट लगेगा। और प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हर साल आपको कुछ ना कुछ इनकम होगा। हर साल अगर आपको कुछ ना कुछ इनकम होगा तो मुझे ये डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है। अब कॉस्ट आज के डेट में है, बट जो भी इनकम है वो आज के डेट में है क्या, नहीं, वो तो फ्यूचर की डेट में है। तो मुझे अगर कंपेयर करना है तो मुझे सबको सेम डेट पे लेके आना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे इनकम को आज के डेट में लेके आएंगे। बट क्या ये एन्युटी बन रहा है क्या, नहीं। 25, 35, 40, 20, 15 हर साल अलग अलग पैसा है, मतलब ये एन्युटी नहीं। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो नॉर्मल डिस्काउंट। 25 लाख को 1 साल डिस्काउंट करो तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा। 35 लाख को 1 साल डिस्काउंट करो उसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा। 40 लाख को तीन साल सॉरी 35 लाख को 2 बार डिस्काउंट करो, प्रेजेंट वैल्यू आएगा। 40 लाख को 3 बार डिस्काउंट करो, 20 लाख को 4 बार डिस्काउंट करो, 15 लाख को 5 बार डिस्काउंट। सबको डिस्काउंट डिस्काउंट करो तो आपको इनकम का प्रेजेंट वैल्यू नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे, तो पहला जो 25 लाख है उसको 1 बार डिस्काउंट करना है तो उसको मुझे 1 + i से 1 बार डिवाइड करना है। फिर अगला जो 35 लाख है उसको मुझे 1 + i से 2 बार डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो 35 लाख है इसको प्रेजेंट पे लेके आना है तो मुझे 2 बार डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। 40 को 3 बार डिस्काउंट करना है तो +40 डिवाइडेड बाय 1 + i⁻³ प्लस अगला कितना था 20, तो 20 को 4 बार डिस्काउंट करना है तो 1 + i⁻⁴ क्योंकि 4 बार डिस्काउंट करना है। लास्ट है 15 लाख को 1 + i⁻⁵ इसको 5 बार डिस्काउंट। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जो इनकम है
पूरा का पूरा इनकम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा। सबका मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके ऐड कर दिया, तो मेरा इनकम का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब इनकम का अगर प्रेजेंट वैल्यू आ गया है और कॉस्ट का भी प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरे पास आ गया, तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वही लिखा है, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टुडे इज 1 करोड़, और इन सब का प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा कुछ 1,04,67,960। तो आपका जो इनकम है उसका वैल्यू 1,04,00,000 है, और कॉस्ट 1 करोड़ है, मतलब खर्चा 1 करोड़ पर इनकम 1,04,00,000, मतलब आपको इनकम मिल रहा है, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। तो कितने का फायदा हो रहा है? 4 लाख का फायदा हो रहा है। तो एनपीवी अगर निकालना है तो एनपीवी क्या होता है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो यहाँ पे आपका इनफ्लो कितना था अभी जो कैलकुलेट किया उन्होंने, 1,04,67,960 माइनस 1 करोड़ का आपका आउटफ्लो। तो अगर ये माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 4,67,960 का आपका प्रॉफिट है। मतलब आपके लिए प्रोजेक्ट जो है प्रॉफिटेबल है। प्रोजेक्ट जब प्रॉफिटेबल है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनपीवी इज पॉजिटिव। एनपीवी पॉजिटिव, तो रिलायंस मतलब ये जो कंपनी प्रोजेक्ट करने वाली थी, रिलायंस शुड अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। तो एनपीवी में क्या करना है? कॉस्ट आज के डेट में होता है, इनकम को आज के डेट में लेके आओ और कॉस्ट के साथ कंपेयर करो। अगला एप्लीकेशन है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, बहुत बार मैं समझा भी चुका हूँ कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड होता क्या। अब इसमें एक बार हम लोग एक एग्जांपल कर ही लेते हैं फाइनली। सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड मतलब बेसिकली ऐसे समझो, जब तुम बॉन्ड खरीदते हो मतलब तुमने इन्वेस्टमेंट किया। बॉन्ड मतलब इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इतना समझो। एज अ इन्वेस्टर मुझे बॉन्ड खरीदना है कि नहीं खरीदना है, मतलब ऐसे ही समझो, शेयर्स जैसे हम लोग खरीदते हैं वैसे। तो बॉन्ड अगर मैं खरीदता हूँ तो मुझे हर साल बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और आफ्टर रिडेम्पशन मतलब जब वो बॉन्ड का पीरियड एक्सपायर होता है तो मुझे मेरा प्रिंसिपल भी वापस मिलता है। प्रिंसिपल भी मिलता है और हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू बाय अ बॉन्ड टूडे जिसका फेस वैल्यू 1000 है एंड इज करेंटली बीइंग सोल्ड इन मार्केट एट 1050। मतलब ये बॉन्ड आज के डेट में कितने में मिल रहा है? 1050 में, और फेस वैल्यू कितना है? 1000। अब फेस वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि जो भी इंटरेस्ट है बॉन्ड का इंटरेस्ट वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? फेस वैल्यू पे। देन है ना, बॉन्ड के क्वेश्चन में दो इंटरेस्ट रेट्स दी होती है। एक होता है इंटरेस्ट रेट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड, दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट जो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के लिए आई यूज करते हैं, वो होता है। तो बॉन्ड के क्वेश्चन में दो इंटरेस्ट रेट दिए होते हैं, कंफ्यूज होना मत। एक इंटरेस्ट होता है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है डिस्काउंट रेट, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली आई। जो भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आई यूज होगा। द बॉन्ड विल पे एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। मुझे बॉन्ड पे हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 12%। क्वेश्चन ये आता है 12% 1050 का कि 1000। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो 1000 का 12%, तो मुझे हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 120। 1000 का 12% 120, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो फर्स्ट ईयर में 120 का इंटरेस्ट, सेकंड में 120, थर्ड में 120, फोर्थ में 120, फिफ्थ में भी 120। फिर क्या बोला? एंड आफ्टर 5 ईयर्स गवर्नमेंट विल रीपर्चेज दिस बॉन्ड फॉर ₹1000। मतलब गवर्नमेंट मुझसे बॉन्ड वापस 1000 रुपए में खरीद लेगी, तो गवर्नमेंट मुझे वापस 1000 रुपए देगी। तो आफ्टर 5 ईयर्स मुझे 1000 रुपीज मिलने वाले। तो मेरे को पैसे कितने कितने मिलने वाले देखो, 120, 120, 120, 120, 120 का इंटरेस्ट, उसके अलावा 1000 का रिडेम्पशन वैल्यू। So as an investor, Mr. X will receive 120 as interest every year for 5 years and also 1000 after 5 years. तो ये जो 120 का है ये तो एन्युटी है क्योंकि हर साल सेम है, बट ये जो 1000 ये एन्युटी है क्या? नहीं, क्योंकि एक ही बार मिल रहा है। 120 का अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हम लोग एन्युटी का फॉर्मूला लेंगे, बट ये जो 1000 है इसका अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल डिस्काउंट। एक बार डिस्काउंट करो, दो बार डिस्काउंट करो, तीन बार डिस्काउंट करो, चार बार डिस्काउंट करो, पांच बार डिस्काउंट। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनकम्स विल बी एज फॉलोस। तो सारे इनकम का अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू लिखूं तो सबसे पहले 120 का प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 120 तो एन्युटी है, तो उसके लिए अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला, तो 120 फिर ब्रैकेट में 1 प्लस है। अब यहाँ पे डिस्काउंट रेट कितना दिया? डिस्काउंट रेट इज 10%। अब पहले उन्होंने बोला 12%, फिर यहाँ पे बोल रहे 12%, 10%। ये जो 12% है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है, ये जो 10% है डिस्काउंट रेट है, मतलब ये आय का वैल्यू। तो आय का वैल्यू कितना है? 10%। हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस है, मतलब 1.1 रेज टू कितनी बार इंटरेस्ट मिलने वाला है? 5 बार, -1 डिवाइडेड बाय आई, फिर 1 प्लस आई रेज टू। तो ये जो 120 का एन्युटी मैंने बनाया है ये इसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया, बट मुझे सिर्फ 120 रुपीज मिलने वाले क्या? नहीं, उसके अलावा मुझे 1000 रुपीज मिलने वाले कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो मुझे इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका भी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालू तो प्लस 1000 का अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो वहां पे एन्युटी का फॉर्मूला लगाना। क्यों? क्योंकि वो एन्युटी नहीं, वो एक ही बार मिलता है। तो 1000 को मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा 1.1 से। कितनी बार डिस्काउंट करना पड़ेगा? 5 बार, क्योंकि वो 5 साल बाद मिलने वाला है। इन सब का अगर तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू और इसका प्रेजेंट वैल्यू ऐड करोगे तो आपको बॉन्ड से जो भी पैसा मिलने वाला है, बॉन्ड से जो भी पैसा मिलने वाला है
उन सब का अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा बॉन्ड का एक्चुअल में वर्थ कितना है, बॉन्ड का एक्चुअल में वर्थ कितना है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू 990 आ गया, लेट्स से ये वैल्यू 998, मतलब बॉन्ड का आज की डेट में वैल्यू होना कितना चाहिए 990, बट मार्केट में वही बॉन्ड मिल कितने में रहा है, द बॉन्ड इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 105, जिसका एक्चुअल वैल्यू 990 है, क्या वो चीज मैं 1050 में खरीदूंगा? नहीं, तो ऑब्वियसली बॉन्ड शुड नॉट बी परचेज। बट अगर मान लो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये 990 की जगह पे 1090 आ गया, तो सोचो जिसका वैल्यू 1090 है वो तुमको अगर 1050 में मिल रहा है तो ऑब्वियसली तुम परचेस करोगे, तो उस केस में बॉन्ड विल बी परचेज। तो ये होता है बॉन्ड वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद आखिरी कंसेप्ट है एन्युटी इज डिफाइंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 10 साल 20 साल 50 साल। बट कोई एन्युटी अगर फॉर एवर चलती तो उसको एन्युटी नहीं बोलते, उसको परपेचुटी बोलते। तो परपेचुटी क्या होता है? परपेचुटी इज एन एन्युटी विच गोज ऑन फॉर एवर एंड नेवर एंड्स। परपेचुटी कभी खत्म नहीं होता। अब परपेचुटी कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब उसका कोई फ्यूचर है ही नहीं। फ्यूचर है बट फ्यूचर में कब वो खत्म होगा कुछ पता ही नहीं, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो जो चीज खत्म ही नहीं होगी तो उसका फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन कब करता है? जब आपका आखिरी इंस्टॉलमेंट होता है। इसमें आखिरी इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, क्योंकि ये फॉर एवर चलने वाला है। तो परपेचुटी में ध्यान देना, फ्यूचर वैल्यू है ही नहीं, परपेचुटी में सिर्फ प्रेजेंट है। अब परपेचुटी दो टाइप की होती है, एक होती है विद ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ। अब अगर मैं विदाउट ग्रोथ की बात करूं तो विदाउट ग्रोथ में परपेचुटी का एकदम सिंपल फॉर्मूला है CF अपॉन आई, दैट्स इट। CF मतलब कैश फ्लो, आई मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेज। बट अगर मान लो परपेचुटी विद ग्रोथ है, मतलब हर साल आपका ग्रो होने वाला है, तो CF अपॉन आई माइनस जी। आई मतलब डिस्काउंट रेट, जी मतलब ग्रोथ रेट। ये क्वेश्चन भी दिया। परपेचुटी का क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ इतना लिखना है कि कैश फ्लो कितना है और विद ग्रोथ है कि विदाउट ग्रोथ। विदाउट ग्रोथ, विद ग्रोथ अगर दिया है तो विद ग्रोथ का फॉर्मूला लगा तो आई माइनस जी, विदाउट ग्रोथ अगर दिया है तो नीचे सिर्फ आई। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ परपेचुटी में, विदाउट ग्रोथ और विद। तो जितने भी कंसेप्ट है टीबीए में, मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एन्युटी हो या परपेचुअल, सारे कंसेप्ट मैंने एक बार रिवाइज कर लिए। बट ध्यान देना ये सिर्फ रिवीजन के लिए। इसके बाद तुमको खुद से वापस एक बार फॉर्मूला बुक पढ़ना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व। ये वीडियो मैंने क्यों रिकॉर्ड किया हुआ है, ताकि अगर तुमको आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा फॉर्मूला बुक रिवाइज करना है फॉर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, तो हर बार फॉर्मूला बुक देखते मत बैठो, ये वीडियो देख लो, इसमें सारे कंसेप्ट कवर कर लिए।